प्यारे बच्चों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। आज के वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक यानी जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है ना, अर्थशास्त्र की, उस पुस्तक के अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के कुछ जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनके प्रश्नों को आज के वीडियो में हम समझेंगे। ये प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में अंत में अभ्यास के तौर पर दिए गए हैं, तो हम इन प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न जो दिया है अभ्यास का कि कोष्टक में दिए गए सही विकल्प का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपके जो बाजू में दिया हुआ है, कोष्टक में दिया हुआ, उससे हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो हम इसमें पहले प्रश्न में देखते हैं। पहला प्रश्न है, सेवा क्षेत्रक में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि हुई है या नहीं हुई। तो यानी कि सेवा जो क्षेत्रक है, सेवा क्षेत्रक यानी तृतीय क्षेत्रक है, उसके रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि हुई है कि नहीं हुई। क्योंकि क्या हुआ है, उत्पादन ज़्यादा हुआ लेकिन रोजगार की जो मात्रा है, रोजगार कम बढ़ा है। आय तो ज़्यादा बढ़ी लोगों की लेकिन रोजगार कम बढ़ा, इसलिए यहाँ पर हमें लिखेंगे वृद्धि नहीं हुई है। इस रिक्त स्थान में आ जाएगा नहीं हुई है। अगला जो रिक्त स्थान है कि रिक्त स्थान क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। तो ऐसा कौन सा क्षेत्रक है जिसके श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। तो यह क्षेत्रक है तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक को हम सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। सेवा क्षेत्रक में क्या होता है, वस्तुएं नहीं बनती हैं बल्कि सेवाओं का उत्पादन होता है। अगला रिक्त स्थान वाला प्रश्न है कि रिक्त स्थान क्षेत्रक के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। तो रोजगार की सुरक्षा किसे प्राप्त होती है, संगठित को या असंगठित को। तो ये होती है संगठित क्षेत्रक के जो कर्मचारी होते हैं, जो नियमित कर्मचारी होते हैं, संगठित क्षेत्र के होते हैं, ऐसे श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, भारत में रिक्त स्थान अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्रक में काम करते हैं। यानी जो भारत में यहाँ बताना है कि बड़े अनुपात में या छोटे अनुपात में। तो भारत में क्या है, बड़े अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्रक में काम करते हैं। जो असंगठित क्षेत्रक है उसमें श्रमिक ज़्यादा काम करते हैं और जो संगठित क्षेत्रक है उसमें कम काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें लिखना होगा बड़े। अगला रिक्त स्थान है जिसमें हमें दो शब्दों से पूर्ति करना है। दो रिक्त स्थान दिए हैं, यानी कपास एक रिक्त स्थान उत्पाद है और निर्यात एक रिक्त स्थान उत्पाद है। तो पहले वाले खाली स्थान में हो जाएगा प्राकृतिक। कपास कैसा उत्पाद है, प्राकृतिक है। और कपड़ा विनिर्मित उत्पाद है। कपड़ा किससे, कपास से बना है। और जो कपास है वो प्रकृति से हमें प्राप्त होता है, प्राकृतिक उत्पाद है। इसमें अंतिम जो रिक्त स्थान है कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों की गतिविधियां कैसी हैं, स्वतंत्र हैं या परस्पर निर्भर। तो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक की जो गतिविधियां होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, यानी परस्पर निर्भर हैं, एक दूसरे से जुड़ी हैं। इसके बाद में अब हम देखते हैं सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहला प्रश्न है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित हैं। यानी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र को हमने किस आधार पर बांटा है, उद्यम के स्वामित्व के आधार पर। विकल्प ग सही है। जो उद्यमों के मालिक हैं, स्वामित्व है, यानी जो उद्यम है उसके मालिक कौन है, यानी सरकार है, तो सार्वजनिक क्षेत्र कहलाएगा। और कोई निजी व्यक्ति है, कोई प्राइवेट वाला व्यक्ति है, तो वह कहलाएगा निजी क्षेत्रक। तो हम यहाँ पर करेंगे उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर हम सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक को बांटते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन रिक्त स्थान क्षेत्रक की गतिविधि है। तो ऐसी वस्तु जो अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादित होती है, यानी प्रकृति से जुड़ करके उत्पादित होती है, तो ऐसी
जो क्षेत्रक है, ऐसा क्षेत्रक है, वो कौन सा क्षेत्रक है? प्राकृतिक क्षेत्रक है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है कि किसी वर्ष में उत्पादित रिक्त स्थान कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद साघाऊ यानी कि सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर हमें जो रिक्त स्थान इसमें भरना है सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के, यानी किसी वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मूल्य होता है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं? GDP कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है सकल घरेलू उत्पाद के पदों में 2013-14 के बीच तृतीय क्षेत्रक की हिस्सेदारी कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर है 50 से 60%। सकल घरेलू उत्पाद के पदों में वर्ष 2013-14 के बीच तृतीय क्षेत्रक की हिस्सेदारी कितनी रही? 50 से 60% हिस्सेदारी रही। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित का मेल कीजिए, यानी सही जोड़ी बनाना है। कृषि क्षेत्र की समस्याएं और दूसरी तरफ दिया है कुछ संभावित उपाय। तो हमें ये समस्याओं का क्या निदान है, क्या उपाय कर सकते हैं, उसको बताना है। पहली समस्या दी है असंचित भूमि, यानी ऐसी भूमि जिसकी सिंचाई नहीं हो पाती है। तो उस समस्या का समाधान कैसे कर पाएंगे? उस समस्या का समाधान हम कर पाएंगे सरकार द्वारा नहरों का निर्माण करके। असंचित भूमि की समस्या को क्या उपाय कर सकते हैं? सरकार द्वारा नहरों का निर्माण। अगला है फसलों का कम मूल्य मिलना। यदि फसलों का कम मूल्य मिलता है तो ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा खाद्यान्नों की वसूली लिखा है। मैं आपको सरल शब्द में बता देता हूँ, खरीदी याद करेंगे तो और अच्छा रहेगा। यानी सरकार द्वारा खाद्यान्नों की जब खरीदी की जाएगी तो फसलों का जो कम मूल्य है उसकी समस्या दूर हो जाएगी। तीसरा इसमें जो विकल्प है, प्रश्न है कर्ज भार। कर्ज का भार कम करने के लिए सरकार को क्या करना होगा? कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध कराना। कम ब्याज पर बैंकों द्वारा जो उधार राशि मिल जाती है उसे हम कहते हैं साख। तो कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध कराना यदि कर्ज का भार किसान पर है तो ये समस्या का उपाय है, संभावित उपाय है। अगली जो समस्या है मंदी काल में रोजगार का अभाव। यदि मंदी काल में रोजगार की कमी है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सरकार क्या कर सकती है? कृषि आधारित मिलों की स्थापना की जाए। इससे क्या होगा? मंदी काल में लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी, रोजगार मिल जाएगा। जो अंतिम समस्या बताई गई है कि कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने की व्यवस्था। अब क्या होता है, किसानों के पास कोई रखने की जगह नहीं होती है, सामग्री रखने की जगह नहीं होती जो फसल पैदा होती है। तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए सरकारी विपणन समितियां, वहाँ पर सरकार स्थानीय व्यापारियों को नहीं बेचे बल्कि किससे बेचे? सरकारी विपणन समितियों को बेचे। तो ये समस्या का संभावित उपाय हो सकता है। इसके बाद में आगे हमें बताना है चौथे प्रश्न में कि विषम की पहचान करें, बताइए क्यों। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले विकल्प में दिया है पर्यटन, निर्देशक, धोबी, दर्जी, कुम्हार। तो बच्चों ये क्या है? ये सेवा क्षेत्र के उदाहरण हैं। यानी पर्यटन है, निर्देशक है, धोबी, दर्जी, कुम्हार, ये सब कौन से क्षेत्र के हैं? सेवा क्षेत्र के उदाहरण हैं। इसके बाद में दूसरे विकल्प में दिया है शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता, वकील, ये भी सेवा क्षेत्र के हैं। अगला विकल्प है डाकिया, मोची, सैनिक, पुलिस कांस्टेबल, ये भी सेवा क्षेत्र के उदाहरण हैं। यानी हमने तीनों देख लिए, ये का, खा, गा, तीनों जो विकल्प दिए हैं यह सेवा क्षेत्र के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं विकल्प घ। MTNL, भारतीय रेल, एयर इंडिया, जेट एयरवेज, ऑल इंडिया रेडियो। तो बच्चों ये क्या हैं? ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों के उदाहरण दिए हुए हैं। इसलिए यहाँ पर हमें विषम की पहचान करना थी, यानी अलग की पहचान करना थी। तो हमारा विकल्प घ इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक शोध छात्र ने
सूरत शहर में काम करने वाले लोगों का अध्ययन करके निम्न आंकड़े जुटाएं। तो यहाँ पे आपकी पुस्तक में जो प्रश्न दिया है उसमें कुछ खाली स्थान दिए हैं, हमें उन्हें भरना है। पहला जैसे दिया है कार्य स्थान, सरकार द्वारा पंजीकृत कार्यालयों और कारखानों में अगर ऐसी जगह होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रोजगार की कौन सी प्रकृति होती है? वह होती है संगठित प्रकृति होती है, संगठित क्षेत्रक होता है, जिसमें श्रमिकों का प्रतिशत कितना दिया है? 15% दिया है। आगे औपचारिक अधिकार पत्र से, यानी ऐसे श्रमिक, ऐसे कर्मचारी जिन्हें औपचारिक अधिकार पत्र मिल गया है, औपचारिक अधिकार पत्र सहित बाजारों में अपनी दुकान, कार्यालय और क्लिनिक। तो यहाँ पर जब दुकान में, कार्यालय और क्लिनिक में कोई काम कर रहा है तो जिसे औपचारिक अधिकार पत्र मिला है वह भी कैसा कर्मचारी होता है? संगठित क्षेत्र का, यानी रोजगार की प्रकृति कौन सी हो जाएगी? संगठित। तो आपको लिख देना यहाँ पर संगठित, और इनका प्रतिशत दिया है 15%। अगला जो इसमें चैप्टर दिया है, अगला जो कथन है कि सड़कों पर काम करते लोग, निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक, तो ऐसे सभी श्रमिक इनको क्या, किस क्षेत्र में रखते हैं? कैसा रोजगार होता है? असंगठित होता है, और इसका प्रतिशत कितना दिया है? 20 दिया है। इसके बाद अंत में जो दिया है कि छोटी कार्यशालाओं में काम करते लोग जो प्रायः सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं है। तो जो सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं है वो कौन से रोजगार की प्रकृति में आएंगे? असंगठित में आएंगे। और हमें अब यहाँ पर प्रतिशत भरना है, क्योंकि क्या है, बताया गया है 100% में से होता है सब, क्योंकि सबका जोड़ कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यदि हम पहले, दूसरे और तीसरे को जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 15 धन 15 बराबर 30 धन 20 बराबर 50। तो कितना बचा? 50। तो यहाँ पे हमें लिख देना है 50%। तो तालिका को पूरा कीजिए, हमने पूरी कर दी। इस शहर में असंगठित श्रमिकों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का क्या प्रतिशत है ये बताना है। तो असंगठित क्षेत्र में कितने श्रमिक कार्य करते हैं? 50 और 20 को जोड़ देंगे तो कितना उत्तर हो जाएगा? 70%। तो हमें यहाँ पर उत्तर लिख देना है 70%। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको यहाँ तक के प्रश्न समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।